चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक के ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, राइट। हमने क्वेश्चन देख चुके हैं किसका, स्लेब ये वाला क्वेश्चन 72 का हमने देख चुके हैं। तो हमने इसकी ट्रिक आपको बता दी थी लास्ट टाइम में, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वो यदि आपको देखना हो तो लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर देख लीजिए, इसके पीछे वाला जस्ट, राइट। और यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मेन चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो भैया, तैयारी करोगे तो अवश्य यार सिलेक्शन अवश्य होगा, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, या फिर कोई भी हो, ऐसा कोई भी एग्जाम है उसके थ्रू आपको सिलेक्शन होना ही होना है, कोई नो डाउट भाई होगा। पर पढ़ाई तो करो, कम से कम स्टडी करते रहोगे तो इजीली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। चलिए हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 73 से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इन अ कॉलम, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है उसकी डाया बताना आपको कॉलम में, राइट, कॉलम में आपको बताना। तो हमने इस पे हमने देखा था, ठीक है, कि कितना आपका डायमीटर होना चाहिए, समझ रहे हो। और आपको हमने ये भी बताया था कि भाई जो कॉलम है, जैसे कि स्लेब हो गया, स्लेब, उसके बाद में आपका बीम, उसके बाद में आपकी, ठीक है, सीम, स्लेब, बीम, कॉलम और फुटिंग, ये चीज़, ठीक है ना। तो इनमें हमने आपको डिस्कस करके भी बताया था कि कितना क्या क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका जनरली जो आपकी कॉलम में जो डाया होगा, बार का डाया होगा, वो कितना रहता है, देखो कितना रहेगा वो, सिंपली ये रहेगा 12 mm का, ठीक है। 12 mm का आपका क्या रहेगा वहाँ पे, 12 mm डाया की बार रहेगी, राइट, 12 mm डाया, याद रखना है इस कॉलम में। आप कितना, कॉलम में कितना का डाल के रखोगे डाया का, 12, ठीक है, 12, 12 mm, इसको हमने डिस्कस भी किए थे, है ना। कॉलम जो है, कॉलम में जो बार है आपकी कितनी mm की, 12 mm की बार अपने को डालनी है, ठीक है, 12 mm की बार को डालना है, राइट। चलिए ये चीज़ ध्यान रखना है, 12 mm बार आपको डालना है। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। केली, ठीक है, केलीबर एक चीज़ होती है, केलीबर, ठीक है, केलीबर। तो केलीबर में क्या हो गया, कॉलम में 12, ठीक है, कॉलम में 12 mm की आपकी, क्योंकि देखो कॉलम में वो कैलिबर होता है स्ट्रेस लेने का, ठीक है, तो आपको इससे याद रख लेना है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 12 mm आपकी बार अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका इन अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ बीम, ठीक है, इन अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ बीम क्या होता है, देखो, द फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ बीम, है ना, ये बोल रहा है क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ बीम, फुल स्ट्रेंथ इन स्टील in tension is not being utilized, full length concrete in compression is not being utilized, the stresses developed in steel and concrete will simultaneously be the same assumed in design sorry the the concrete will reach its maximum allowable stress, ठीक है, concrete reach maximum allowable stress earlier than steel। तो कंक्रीट तो पहले तो नहीं पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, तो आप क्रिटिकल सेक्शन आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, इसमें क्या किया जाता है कि जब आप डिजाइन करते हो, है ना, जब आप डिजाइन करते हो तो डिजाइन करने के समय में कंक्रीट और स्टील में, ठीक है, स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट साइमल्टेनियसली भी सेम, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, जो कि गलत है सिरे से, ठीक है। तो इसी वजह से आपका क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बीम निकल कर आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है इसकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि हम ना बहुत धीरे चल रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी खत्म करना इतना सारा है और इतने धीरे धीरे चलेंगे तो क्या होगा अपना, आगे बात करते हैं। पर इसमें ये भी एक चीज़ है कि आपको याद रहना भी तो जरूरी है, पढ़ने के चक्कर में फटाफट पढ़ ली और याद नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन अ reinforcement concrete beam the distribution of shear stress, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन shear stress concrete beam, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear stress कैसा होता है कंक्रीट बीम में, पैराबोलिक ओवर एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक ओवर एंड
बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये आरसीसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहता है, किस किस तरीके रहता है। ठीक है, आपका क्या रहता है, पैराबोलिक एंड आपका क्या रहता है, फिर उसके बाद में देखो पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में बोलता है रेक्टेंगुलर न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें आप चेक करते हैं कि इसमें क्या आंसर है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर ओवर अ बिलो न्यूट्रल एक्सिस, रेक्टेंगुलर ओवर न्यूट्रल न्यूट्रल एंड पैराबोलिक बिलो न्यूट्रल एक्सिस, पैराबोलिक ओवर न्यूट्रल। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 75 में, सिंपल है। इसमें रहता है आपका पैराबोलिक रहता है ऊपर में, पैराबोलिक ऊपर में रहता है। ठीक है, और नीचे में क्या रहता है, रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, इस तरीके का, एंड ये इस तरीके का आपका रहता है। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शियर स्ट्रेस, क्या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, क्या शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है आपकी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली पैराबोला। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला रहेगा पी, है ना। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पी, पी की तरह होता है। ठीक है, पी की तरह, ये पी पैराबोला एंड फिर रेक्टेंगुलर। ठीक है, इस तरीके का आपको याद रखना है। शियर स्ट्रेस जो है बीम में वो एक पैराबोला होता है, पैराबोला मतलब पी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से, द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स ईच, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स ईच। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप ईच। चलिए देखते हैं मिनिमम स्पेसिंग क्या होगी, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप ईच क्या हो जाएगा। स्टायरप की जो मिनिमम स्पेसिंग होती है वो कितनी हम लेके चलते हैं, स्टायरप्स की स्पेसिंग। ठीक है, स्टायरप्स की स्पेसिंग आपको बतानी है, राइट। चलिए, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स, मैंने आपको बताया था एस। ठीक है, एस स्पेसिंग, स्पेसिंग स्पेसिंग। ठीक है, दोनों में एस एस है, एस का मतलब होता है 6। ठीक है, 6 में एस आ रहा है, तो यहाँ से मैंने आपको ये वाला यहाँ पे ट्रिक बताई थी, तो आपको याद रखनी कितनी 6 होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा और एक अस्त्र पकड़ लो, स्टीरू, स्टीरू। ठीक है, स्टीरू याद रखो, स्टीरू में कितने वर्ड हैं, 2 4 6 6। ठीक है, तो 6 से आपका 6 ऐसे याद रखो, स्टीरू, स्टीरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो इट इज यूजुअल नॉट टू प्रोवाइड थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब इन बिल्डिंग लेस देन, जो फ्लोर स्लैब होती है आपकी, क्या फ्लोर स्लैब जो होती है उसकी, उसकी जो आपकी क्या बोलना चाहिए, उससे कितनी कम, मतलब इतने से कम नहीं होना चाहिए फ्लोर स्लैब की थिकनेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 क्या चीज, 10 सेंटीमीटर आपका होता है, 10 सेंटीमीटर आपका होता है, राइट। स्लेब की थिकनेस इससे कम नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से हम कम प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्या जल्दी से ना भाई, जल्दी से ना आपको ना लगनी है कहाँ, जॉब लगनी है यार, क्योंकि कब तक कैसे बैठे रहोगे भाई, कुछ तो जिंदगी में नया होना चाहिए यार, पढ़ाई जल्दी से करो और जल्दी से जॉब पकड़ो। ठीक है, तो जो आपकी फ्लोर थिकनेस है ना, फ्लोर थिकनेस वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि कितनी, 4 इंचेस। ठीक है, 4 इंचेस लगभग अपन लेके चलते हैं फ्लोर थिकनेस, स्लेब की क्या फ्लोर थिकनेस याद रखना है, स्लेब की फ्लोर थिकनेस जो होती है 4 इंच और 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगा आपको। जो आपकी स्लेब होती है, स्लेब उसमें 10 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है, 10 सेंटीमीटर 4 इंच, राइट। आगे बात कर लेते हैं जल्दी से, 78 में क्या होता है, डबली रीइंफोर्समेंट बीम इज यूज्ड व्हेन, कब प्रोवाइड किया जाता है डबली रीइंफोर्समेंट। ठीक है, लार्ज मोमेंट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द बीम, बीम एक्सपीरियंसेस टेंशन इन टॉप एज वेल एज बॉटम फाइबर्स। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा सेफ्टी इज प्रोवाइडेड, नो। ठीक है, लार्ज मोमेंट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द बीम, बीम एक्सपीरियंसेस टेंशन इन टॉप, टेंशन टेंशन इन टॉप। ठीक है, एज वेल एज बॉटम। ठीक है, तो आपका डबली रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है ऐसा के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका 78 का,
सिंपल देखो आगे। और नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट बोल रहा है आपका, यहाँ पे चेक करेंगे, नेक्स्ट में बोल रहा है आपका, यहाँ पे देखो, डेप्थ एंड ब्रीथ ऑफ, ठीक है, डेप्थ एंड ब्रीथ ऑफ बीम हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर रीजन ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। जहां पे भी डी एंड बी आ गया तो समझो कि वो क्या हो गया, डबली डबली रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिए, राइट। उससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कम ही विड्थ में, कम ही क्रॉस सेक्शन में आपकी विड्थ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से फिर से रिपीट हो गया आपका, ठीक है। तो रिपीट ना होते हैं यार, अब तो भाई ये तो नहीं बोल सकते ना आप लोग कि यार कि ये क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है एक ही स्टेट का है, ऐसा तो नहीं है, ये तो आपका जेपीएससी का, झारखंड का ही है, ठीक है, झारखंड का है। और अभी इससे पहले अपन ने बीपीएससी देखे, इससे पहले अपन ने आंध्रा एपीएससी देखे, ठीक है। तो ये तो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसमें ऊपर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है ना, जो क्वेश्चन होते हैं ना मेन वाले वो रिपीटिव होते हैं, नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका बोल रहा है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम कहाँ पाया जाता है, always passes through the flange area, always passes through the rib area, ठीक है, always passes through rib area, is always at the junction of rib and the flange, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सिंपल सा देखो, 79 का सिंपल सा क्या हो जाएगा, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, कहीं पर भी ये आपको मिल जाएगा, कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन ऑफ बीम, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो है आपकी, है ना, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड मोमेंट, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड मोमेंट, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीम एंड ग्रेड्स, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीम एंड ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट एंड स्टील डिपेंडिंग ऑफ देयर वैल्यूज, न्यूट्रल एक्सिस कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द बीम अकॉर्डिंग टू द एरिया रिक्वायरमेंट टू बैलेंस कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, राइट, ठीक है। चलिए, तो इसका ये वाला आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी मिल जाएगा टी सेक्शन बीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 80 इन द हिल स्लैब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, इन द हिल स्लैब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल मेन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट, मेन रिइंफोर्समेंट आप कहाँ प्रोवाइड करोगे, टॉप ऑफ स्लैब में, सेंटर ऑफ स्लैब में एंड साइड ऑफ स्लैब। पहली चीज तो आप क्या करो, यहाँ पे हिल स्लैब ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल बनाओ, ठीक है। तो वो कैसी बन जाएगी आपकी, इस तरीके की आपकी वो वॉल बनती है, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको यहाँ कर देता हूँ, इस तरीके की आपकी यहाँ पे स्लेब ये वॉल बनती है, राइट, ये इस तरीके की आपकी बनती है, यहाँ पे आपकी सॉइल वाइल होती है, ठीक है, और इधर भी आपकी क्या होती है, सॉइल वाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो कि जो आपका जो स्टील प्रोवाइड करोगे, टॉप में प्रोवाइड करोगे कि बॉटम में प्रोवाइड करोगे, तो सिंपल है आपका बॉटम ऑफ द स्लेब, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द स्लेब में आप ये चीज प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, फॉर 1 स्टोरी बिल्डिंग इन अ टाउन द मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट फॉर डायरेक्ट सप्लाई शुड बी। अब यहाँ से इन्वायरो चालू हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, फीलिंग कुछ ऐसी आ रही है, राइट। स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है आपकी, और मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट फॉर डायरेक्ट सप्लाई शुड बी, कितना यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। द मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर एट अ फेरियल पॉइंट फॉर अ डायरेक्ट सप्लाई शुड बी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 81 का सिंपली हो जाएगा आपका, एक स्टोरी के लिए आपका 7 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 स्टोरी के लिए आपका 7 मीटर पे आपका रहना चाहिए, ठीक है, मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर। उसके बाद में आपका 2 बिल्डिंग के लिए आपका कितना, 12, और वहीं पे 3 बिल्डिंग के लिए 17, ठीक है। ये चीज याद रखनी चाहिए, 7 7 दूनी 14, ठीक है, 7 7 दूनी 14, 14 और 17 21, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई आगे करते हुए जाना, पर 7 आपको याद रखना है किसके लिए, 1 स्टोरी के लिए, ठीक है। तो ये चीज कैसे याद रखोगे, 1 है तो यहाँ पे ऐसी डंडी लगा दो तो 7 बन जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लो।
तो ये चीज याद रखते हुए चलो। फेरुल पॉइंट वाला, इस फेरुल वाला फंडा आया तो वहां पे एक रहेगा, एक मतलब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, तो उसमें ऐसी 7 के लिए एक डंडी लगा दो तो आपका 7 बन जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं आपका, देखो यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 82 की बात करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम हावरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइंड फॉर, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेंस होती है उसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए, एवरेज डेली डिमांड के लिए, मैक्सिमम हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ठीक है। तो आपका 82 का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो द डिस्ट्रीब्यूशन मेंस जो होता है वो मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए, एमएचडी के लिए, ठीक है, याद रखना है एमएचडी के लिए बनाया जाता है, 3 वर्ड के लिए बनाया जाता है, ये चीज याद रख लो। डिस्ट्रीब्यूशन मेंस जो है आपका सिर्फ 3 वर्ड के लिए बनाया जाता है, किसके लिए, सिर्फ 3 वर्ड के लिए, राइट, 3 वर्ड के लिए ये चीज बनाई जाती है, राइट, एमएचडी, इसके अलावा कुछ किसी के लिए एमएचडी, ठीक है, याद रखना है आपको। याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र दिल्ली, महाराष्ट्र दिल्ली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेंस को बनाया जाता है, याद रखना, महाराष्ट्र और दिल्ली को जोड़ने के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र दिल्ली बोले तो ये मेन शहर है, मेन शहर है ना महाराष्ट्र और दिल्ली, ठीक है, मेन शहर है, तो मेन डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है समझ लो, तो इसको जोड़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेंस का यूज किया जाता है, याद रखो भाई कैसे भी करके यार, जिंदगी में थू पड़ जाएगा, ठीक है, या ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, फॉर ग्रोइंग towns, for growing towns and cities, for growing towns and cities having vast scope for expansion, vast scope of expansion, the method of forecasting population mostly applicable is, देखो वास्ट मतलब कि बहुत फास्ट, ठीक है, वास्ट बोले तो फास्ट, क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, तो उसमें उस चीज को क्या करने के लिए, निकालने के लिए आपकी कौन सी मेथड यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसमें सिंपल आपका कौन सी मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज यहाँ पे हम की करेंगे, किसके लिए, वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, वास्ट स्कोप ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए हम किसकी यूज करेंगे, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के लिए, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के लिए मेथड आपका यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आपको ध्यान रखनी है, ये चीज को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, जी आई एम मतलब जिम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपका एक चीज यहाँ पे मिल गया आपको, जिम, जिम में आप क्या करते हो, बहुत ही फास्ट ग्रो, अपनी बॉडी को फास्ट ग्रो के लिए यहाँ पे अपने आप को क्या करते, जिम में लेके जाते हो, फास्ट ग्रो, जल्दी से ग्रो करने के लिए, तो वहीं से आपका ये चीज निकल के आ गई, ठीक है, जियोमेट्रिक क्या, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड फास्ट वास्ट स्कोप के लिए, ठीक है, यदि आपको करना है तो जीआईएम का यूज किया जाएगा, जिम का यूज। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू अ रैपिड सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर का यूज आपका बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, पर मिनट की बात की जा रही है, ठीक है, तो 84 का यहाँ पे सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 80 to 100 लीटर पर, ठीक है, मिनट पर मिनट, 80 to 100 लीटर पर मिनट, फास्ट, ठीक है, क्या बोलता है, फास्ट, रैपिड फिल्टर, रैपिड सेंड फिल्टर, राइट, रैपिड सेंड फिल्टर की यहाँ पे बात हो रही है, रैपिड सेंड फिल्टर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 80 से 100 लीटर पर मिनट की बात चल रही है, तो इसको याद रखने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, रैपिड है ना यहाँ पे, क्या चीज रैपिड है ना, रैपिड के सामने के 3 अक्षर देखो, रेप, क्या चीज, रेप, है ना, तो जब भी ऐसे ऐसे केस यदि आपको मिलते हैं, ठीक है, ऐसे केस आपको मिलते हैं, इसमें क्या होता है, 80 से 100, 80 से 100, ठीक है, लीटर पर मिनट
की स्पीड से क्या पुलिस वगैरह ऑफिसर वगैरह, ठीक है, या फिर मीडिया वगैरह भागती है। ठीक है, जैसे कि यदि मैं आज की डेट में बोलूँ तो ये हाथरस वाला जो केस हुआ है ना, तो उसमें मीडिया इसी तरीके से पर मिनट, ठीक है, भाग रही है। तो आपको याद रखना है 80 से, जब भी रेप वाला केस हो जाता है तो उसमें 80 लीटर, 80 से 100 लीटर की स्पीड में, ठीक है, वहां पे भागते हैं। ऐसा याद रख लो ना भाई, कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अपना क्या, अपना काम बनता फिर, और निकलते जाए पेपर सब जनता से पहले, ठीक है, कुछ भी बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर। स्लो स्लो सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें पार्टिकल साइज कितना होता है, पार्टिकल साइज आपका कितना होता है, किसका, स्लो सैंड फिल्टर में जो सैंड यूज की जाती है उसका। तो इसमें होता है 0.25 से 0.35, 0.25 से 0.35, ठीक है। अब यहाँ पे इसको याद रखने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं सभी में याद रखने का तरीका बता ही रहा हूँ, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे किससे क्या करते हो, इसे कैसे याद रखते हो, ठीक है, आप पे डिपेंड करेगा, बट मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो 0.25 से 0.35, तो आपको इसका डिफरेंस देखोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 0.10, ठीक है। जहाँ पर भी 0.10 वाला डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.25 से 0.2 mm, 0.25 से 0.35 mm की आप सैंड यूज करते हो, सेट साइज की सैंड यूज करते हो, राइट। चलिए ये चीज हो गया। नेक्स्ट की बात करते जल्दी से, आपका देखो, द डिटेंशन पीरियड यूजुअली एडॉप्टेड इन ग्रिड चैम्बर इज, ठीक है, द डिटेंशन पीरियड यूजुअली एडॉप्टेड इन ग्रिड चैम्बर इज, राइट। जो ग्रिड चैम्बर होता है ना आपका, इसमें जो, जब आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करते हो, ठीक है, उसी में ये सब चीज़ ग्रिड चैम्बर वगैरह होते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक, ग्रिड चैम्बर, ये सारी चीज़, राइट। तो इसमें ग्रिड चैम्बर में आपका जो है, ग्रिड चैम्बर में आपकी कहना चाहिए जो डिटेंशन जो टाइम है वो कितना रहता है ग्रिड में, राइट। ग्रिड चैम्बर में आपका डिटेंशन टाइम कितना रहता है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम देते कितना, 40, आपका 40 से 60 सेकेंड, ठीक है, 40 से 60 सेकेंड हम डिटेंशन टाइम देते हैं। यार क्या दिया तुमने, कुछ भी नहीं। 40 से 60 सेकेंड ये क्या होता है, 1 मिनट लगभग, है ना। 1 मिनट तक के आपको सिर्फ रोकना है, ठीक है, 1 मिनट तक की आपको यहाँ पे रोकना है, ठीक है। 40 से 60 सेकेंड में 1 मिनट तक ही आप रोकते हैं, किसमें, ग्रिड में, राइट। ग्रिड में आप सिर्फ 1 मिनट तक ही रोकते हो, ठीक है। तो ग्रिड चैम्बर में ना सिर्फ 1 मिनट तक ही अपन वाटर को रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 को देखो, द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इन एक्सटेंडेड एरेशन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम आपका एक्सटेंडेड एरेशन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम में आपका कितना होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 87, ठीक है। 87 में आपका हो जाएगा डी, मतलब कि आपका ये 12 से 24 घंटे अपन इसमें रखते हैं, कितना, 12 से 24 घंटा, ठीक है। मतलब पूरा एक दिन, ठीक है, पूरा एक दिन और एक रात, ठीक है, एक दिन और एक रात पूरा रखा जाता है आपका, उसको ऑक्सीजन लेने के लिए। इसमें एक ऑक्सीजन ही तो देते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका स्लज वगैरह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाए, थोड़ा सा अच्छे से वहाँ पे उनको खा भी लें और ख़त्म भी कर लें, ठीक है। तो एक दिन और एक दिन और एक रात मतलब रखा जाता है, याद रखना है, ऐसे ही याद रख लो। एक्सटेंडेड एरेशन में एक दिन और एक रात रखा जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, एक रात, ये चीज़। नेक्स्ट बात कर लेते आपका सिंपली क्वेश्चन नंबर 88 पे। देखो, द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर
इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन इन मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे इज, ठीक है, द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आपको बतानी है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट आपको बतानी है, द हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बतानी है आपको, HLR, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इंक्लूडिंग रीसर्कुलेशन, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपका हाइड्रोलिक रिटर्न क्या चीज, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट है आपका, ठीक है, ये चीज हो जाएगा यहाँ पे 10 से 40, राइट, 10 से 40, और वहीं पे जो 1 से 4 होता है ये किसमें, एक हाई रेट वाला है, हाई रेट, और ये होता है कन्वेंशनल में, ठीक है, 1 से 4 आपका कन्वेंशनल में होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी इज, द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ बीओडी 5 इज, ठीक है, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 45 ग्राम्स हम लेके चलते हैं, ठीक है, 45 ग्राम्स हम लेकर चलते हैं, राइट, 45 ग्राम्स हम लेकर चलते हैं। चलिए ना नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, 45 ग्राम हम लेकर चलते हैं, याद रखना क्या चीज़, 45 ग्राम हम लेकर चलते हैं, राइट। द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बीओडी 5 इस कितना, 45 ग्राम्स, कितना लेके चलते हैं, 45 ग्राम्स हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखो ये 5 है ना, 5, 5 से आता है 50, 5 से आता है 50, बट 5 से आता है 50, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 50 नहीं, 50 से कम 45, ठीक है, ऐसे याद रखो 45 ग्राम। आगे बात करते हैं, लेइंग ऑफ सीवर्स इज, ठीक है, यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, कंपास, ठीक है, रेल एंड साइट रेल्स एंड बोनिंग रॉड्स एंड आपका प्लेन टेबल। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 90 का सिंपल सी, ठीक है, साइट रेल्स एंड बोनिंग रॉड्स, राइट। लेइंग ऑफ सीवर इज जनरली डन along द रोड नेटवर्क, ठीक है, हेंस इट इज बेस्ट टू यूज साइट रेल्स एंड बोनिंग रॉड्स, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं 91 का, 91 में आपका क्या बोल रहा है, फॉर अ प्योरमेंट डिजाइन द रिकमेंडेड सेफ लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो आपको भाई आग बंद करके 0.15 हो जाएगा, ठीक है। 91 का बी, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल फ्रिक्शन है ना, लेटरल कोएफिशिएंट आपका 0.15 होता है, और वहीं पर ही आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है, लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, 0.35, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखते हुए चलना है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, ये तो आपका याद ही होना चाहिए, कितना, लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, राइट। उसके बाद चलते हैं, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट एज पर IRC इन प्लेन में रूलिंग ग्रेडियंट की अपने को वैल्यू बतानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है, सॉरी 93 का ना आपका, इसमें हो जाएगा 1/30, ठीक है, ठीक है, कितना, 1/30 आपका हो जाएगा, राइट, 1/30 रूलिंग ग्रेडियंट इन अ प्लेन, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट इन अ प्लेन 1/30। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सारी उसके बारे में। देखो प्लेन जो है आपका, प्लेन, राइट, प्लेन, हिली, ठीक है, हिली, एंड आपका एक होता है स्टीप, ठीक है, स्टीप, ये चीज़। अब यहाँ पे चेक करना कि चीज़ें कैसी है, हम यहाँ पे रखेंगे। देखो यहाँ पे है रूलिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका लिमिटिंग, और यहाँ पे लिमिटिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक्सेप्शनल, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे आपकी वैल्यूज देख लो, ठीक है, वैल्यूज देख लो। तो आपका, अरे यार ये रूलिंग, हाँ चलो ठीक है, प्लेन के लिए आपका 3.3, ठीक है, रूलिंग में, राइट, वहीं पे आपका इसमें कितना हो जाएगा 5, इसमें लिमिटिंग में, ठीक है, लिमिटिंग में, और वहीं पे एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा 6.7 एक्सेप्शनल, ठीक है। वही हिली में आपका हो जाएगा कितना 5,
यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 7। ठीक है, यहीं पे आपका कितना 6 7 और 8, सिंपल है। ठीक है, पी एच एस मतलब कि प्लेन, हिली और स्टीप। तो रूलिंग में, रूलिंग, लिमिटिंग एंड एक्सेप्शनल, तो 3.3, 5 और 6.7। ठीक है, 3.3, 5 एंड 6.7। तो फिर उसके बाद में 5 6 7, और उसके बाद में फिर 6 7 8, ये तो इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज 3.3 आपको याद रखनी है। क्या 3.3 हमें याद रखनी है, मतलब 1 in 30 प्लेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट। और आपको जनरली पूछेगा भी तो सिर्फ रूलिंग ग्रेडियंट के लिए ही पूछेगा, क्योंकि रूलिंग ग्रेडियंट इज मोस्ट इजीएस्ट ग्रेडियंट फॉर एनी टाइप ऑफ रोड्स एंड अदर अलाइनमेंट, राइट। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में पूछेगा तो आपको याद रखना है 1 in 30। ठीक है, 1 in 30 आपको याद रखना है रूलिंग ग्रेडियंट, राइट, 1 in 30। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका क्वेश्चन नंबर देखते 94। 94 में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल। ये तो आपका याद ही रख लो कितना 10%, और ये भी याद रख लो 1 in 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं आपका 95। 95 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है चेक करो। 95 क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, टोटल रिएक्शन टाइम में जो ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये होती है लेग डिस्टेंस। ठीक है, 95 का आपका हो जाएगा, अरे सॉरी ये क्या हो गया, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल ड्यूरिंग टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज, टोटल रिएक्शन टाइम इज नोन एज, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज नोन एज लेग डिस्टेंस। ठीक है, सिंस द ब्रेक्स हैव नॉट बीन अप्लाइड एट। अच्छा, क्या बोलता है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज नोन एज लेग डिस्टेंस, सही बात है, लेग डिस्टेंस तो होती है। उसके बाद में बोल रहा है सिंस द ब्रेक्स हैव नॉट बीन अप्लाइड एट, अच्छा लॉजिक है यार। ठीक है, ब्रेक नहीं अप्लाई किया है तो बोल रहा है यहाँ पे कि ये लेग डिस्टेंस नहीं होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। 95 का सी स्टॉपिंग डिस्टेंस, पता नहीं यार, लेग डिस्टेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेडी जी की बुक में तो आपका यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल के रखा। ठीक है, चेक करते हैं आगे, देखेंगे बाद में फिर इससे। पर वैसे तो रिएक्शन डिस्टेंस जब भी आता है, रिएक्शन जब भी होता है तो उसे लेग डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी उसमें आंसर माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रैफिक वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है शुड बी मोर देन द ट्रैफिक कैपेसिटी। फिर उसके बाद में बोल रहा है ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम। स्पोर्ट स्पीड is the average speed of a vehicle at a specified section, 85 percentile speed is more than the 98 percentile। तो आप 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड ऑलवेज मोर देन ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट। तो याद रखो, जो वॉल्यूम होता है एक क्या होता है, वॉल्यूम, जैसे कि वाटर का वॉल्यूम हो गया है ना, वाटर का क्या हो गया वॉल्यूम। तो वाटर के वॉल्यूम को रखने के लिए इतनी कैपेसिटी का आपको कुछ बनाना पड़ेगा, जैसे कि टैंक बनाना पड़ेगा। तो ऑलवेज होना क्या चाहिए, टैंक जो होना चाहिए आपका टैंक, है ना, वो क्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए वॉल्यूम से। उसी तरीके का यहाँ पे हो गया क्या, ट्रैफिक कैपेसिटी शुड बी ऑलवेज, है ना, मोर देन, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से, आपका देखो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट भाई, याद नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं होइएगा। ठीक है, चलिएगा तो बात करते हैं, बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइन। ठीक है, बेंकलमैन आपने सुना होगा, बेंकलमैन, ठीक है, बेंकलमैन बीम जो डिफ्लेक्शन होता है, बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइन, रिजिड ओवरले ऑन रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। अरे भैया, तो बेंकलमैन मेथड का यहाँ पे सिंपल आप देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है यार, कहीं पर भी पूछ लिया तो क्या
सब पता होना चाहिए भाई, नहीं तो यार मज़ा नहीं आएगा ना, मज़ा नहीं आवेगा। ठीक है, तो 97 की मैं बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे, ओवर द टाइम। पहली चीज़ तो यहाँ पे सी होता है, रिजिड ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड ओवरले ऑन फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पेमेंट, समझ रहे हो बात को। बेंकल में बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर द टाइम पेमेंट में लॉस, ठीक है, इट्स स्ट्रेंथ, राइट। उसके बाद में बोलता है इट इज द स्ट्रेंथ, बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ बाय प्रोवाइडिंग अ रिजिड ओवरले ऑन द पेमेंट टू डिटरमाइन दिस बेंकलमेंट बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड। रिजिड ओवरले आपको याद रखना है क्या, रिजिड ओवरले प्रोवाइड करने के लिए बेंकलमेंट बीम रिफ्लेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, बेंकलमेंट, बेंकलमेंट अंकलमेंट रिजिड, ठीक है, बेंकलमेंट जो है आपका रिजिड ओवरले को प्रोवाइड करता है। क्या चीज, रिजिड ओवरले, रिजिड ओवरले क्या ले, रिजिड को ओवर ले लो, ठीक है, रिजिड को ओवर ले लो बेंकलमेंट बीम मेथड में। आपको ध्यान रखना है ये चीज, थोड़ी थोड़ी ध्यान रखते चलना है। बी से रिजिड, बी बैंक, ठीक है, इसको याद रखने का और एक तरीका, बैंकर, ठीक है, बैंकर होता है आजकल, बैंकर्स वाले बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो बैंकर्स यहाँ पे ध्यान रखो। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या बोल रहा है आपका, ठीक है, क्वेश्चन 98 में आपको क्या बोल रहा है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। डिजायर, सॉरी, बिटुमिनस सरफेसिंग डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्परवियस पेवमेंट इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट, ये अभी तक के पढ़ने में इसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्या होता है आपका कि जो आपका बिटुमिनस सरफेसिंग है वो डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्परवियस पेवमेंट इज नोन एज, इम्परवियस पेवमेंट इज नोन एज क्या होता है, प्राइम कोट, टेक कोट, सील कोट, बियर कोट। ठीक है, 98 में, तो 98 में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, आपका सिंपली आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ आ रही है, तो इसमें हो जाएगा टेक कोट। ठीक है, टेक कोट। एक चीज याद रखना इसमें, आप क्या होता है टेक, टेक कोट आपने लिया, मतलब टेक कोट आपने लिया, ठीक है, कहाँ लिया, पेवमेंट के ऊपर लिया। ठीक है, बिटुमिनस सरफेसिंग डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट हो रही है और आपने टेक कर लिया। ठीक है, करते ना, ओवरटेक करते हैं, फिर उसके बाद में टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, सब चीज़ किया जाता है, तो एग्जिस्टिंग पेमेंट पे ही हम सब चीज़ करते हैं, तो वो टेक आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, टेक, राइट, ये चीज़ आपको टेक वाला फंडा यहाँ पे रहेगा। आगे बात करते हैं, डिजायर लाइन्स, डिजायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन, डिजायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन, ठीक है, डिजायर लाइन्स आर प्लॉटेड इन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, ठीक है, स्पीड स्पीड स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, ओरिजिन डेस्टिनेशन। तो ये तो आपका याद रहेगा, आपका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज में आपका यूज होता है 99 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेस्ट एंगल इन पार्किंग, द बेस्ट एंगल इन एंगल ऑफ पार्किंग, ठीक है, कंसिडरिंग द रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड द कन्वीनियंस ऑफ ड्राइवर। क्या होता है, बेस्ट पार्किंग होती है आपकी क्या, 60 डिग्री, क्या होती है, 60 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे 60 डिग्री होती है, 45 नहीं होती, 60 डिग्री होती है, राइट। 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, 45 से ज़्यादा कौन है, 60 डिग्री। ठीक है, 45 नहीं होती। तो यहाँ पे भाई हमारे 100 क्वेश्चन फिर से आज खत्म होते हैं। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, मुंह मीठा किया कर लो आप अपने आप से ही। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से हमने सफलतापूर्वक ख़त्म किए। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आपके बीच में लेके आऊँगा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, किसके, उड़ीसा पीएससी के। ठीक है, उड़ीसा के लेके आने वाला हूँ भाई, मज़ेदार। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिविलो फैन। ठीक है, सिविल के फैंस लोग भाई देखते रहिए भाई। यार अपनी ब्रांच के तुम फैन नहीं हो तो किस ब्रांच के फैन रहोगे, थू है तुम्हारी ज़िंदगी पे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे साथ सिविल फैंस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।